हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अब तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 8 है ये आपका। इसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये आपकी क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री की बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक का ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी क्लास एट्थ की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। सी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो आपका हिस्ट्री का ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपको करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सीरियसली सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी आपका बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप उसका बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। मैं आपको सी टेट की पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कराती हूँ। तो अगर आप दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18वीं शताब्दी में क्या क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुई थी वो सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे मुगलों का पतन हुआ था, किस तरीके से स्टार्टिंग हुई, मराठास किस तरीके से आए, राजपूत किस तरीके से उभरे, ये सारा कुछ आप स्टेप बाय स्टेप इसमें समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लुक एट मैप 1 and 2 क्लोजली, चलिए सबसे पहले मैप को ही देख लेते हैं। ये वाला आप अगर मैप देखते हैं तो ये है आपकी एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये आपकी एक्सटर्नल बाउंड्रीज है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये हैं आपके मराठास। अब इधर मराठास हैदराबाद में भी फैल रहे हैं, इधर आपका बंगाल भी हो गया, इधर आपका अवध भी हो गया, इधर आपका सिख जाट ये भी हो गया। तो इस सारे एरियाज में ये आप देख सकते हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं मैप 2, मैप 2 आपका क्या दिखाता है? मैप 2 आपका दिखाता है कि 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कितने पोर्शन पे अपना राज कर लिया था। ये है आपका नॉर्थन सरकार, ये हो गया आपका बंगाल। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये इधर की तरफ फैल रहा है, ये इधर नीचे इधर आपका साउथ में जा रहा है। ये हो गया आपका अवध लखनऊ में। मतलब सबसे पहले ये जितने भी मेजर सिटीज़ थी या मेजर एक तरीके से आपके चंक्स थे, टेरिटरीज थी, उन पर मुगलों सॉरी ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, मिड 18th सेंचुरी तक की यहाँ पर इस मैप में बात हो रही है। अब अगर हम चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रिशेप्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जिस तरीके से आपके इंडिपेंडेंट किंगडम, इंडिपेंडेंट राज उभर रहे थे, जो ये आपकी रिशेप हो रही थी ये मुगलों की बाउंड्री। अब अगर हम आगे देखते हैं, बाई 1765 1765 में हाउ अनदर पावर ऑफ द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कि किस तरीके से आपके ब्रिटिशर्स ने ईस्टर्न इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट चंक्स थे वहाँ पर किस तरीके से अपना कब्जा किया था। अब ये आपका मैप जो बताता है ये आपको 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल कंडीशंस बताता है कि किस तरीके से इंडिया क्वाइटली ड्रामेटिकली चेंज हुआ था एक शॉर्ट स्पेन टाइम में। अब हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो आपका शॉर्ट स्पेन टाइम होता है आपका 30 to 40 ईयर्स का, क्योंकि हिस्ट्री में आप हज़ारों सालों की बात कर रहे हैं, 1000 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इतने छोटे पीरियड को शॉर्ट स्पेन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे कि किस तरीके से नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद जो कि 1761 में हुआ था आपका, किस तरीके से ये पॉलिटिकली ग्रुप्स जो थे ये उभर रहे थे। अब अगर हम आगे देखते हैं, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। चैप्टर 4 में आपने देखा था जो आपके मुगल एम्पायर थे वो किस तरीके से हाइट ऑफ इट्स सक्सेस, मतलब किस तरीके से वो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे थे, और उसके साथ ही साथ कितने सारे क्राइसिस थे जो उन्होंने 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते फेस करे थे। दीज वर कॉज बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत सारे इसके कारण रहे हैं। जो आपका एम्परर था औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या करा, औरंगजेब ने जो दक्कन की लड़ाई थी उसमें डायरेक्टली उसने लड़ना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ उसकी जो मिलिट्री पावर थी और जो उसकी जो फाइनल से रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए। क्योंकि ये लड़ाई जो थी ये आपकी बहुत लंबे समय तक चली। पहले ऐसा तो होता नहीं था कि 1-2 दिन में लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं था, बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ चलती थी। तो उसकी जितनी भी मिलिट्री पावर थी या उतने जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सब खत्म होने लगे। अब अंडर दिस सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द एम्पिरिकल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था इसकी वजह से वो टूट गया।
It become increasingly difficult for a later Mughal emperor to check on the powerful मनसबदार। अब आगे चल के क्या हुआ, जितने भी मुगल एम्पायर थे या आपके ये मुगल थे, इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया मनसबदारों के ऊपर नज़र रखना। अब नॉबल्स अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, जितने भी लोग थे उनको एज अ गवर्नर सूबेदार अपॉइंट किया गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक तरीके से प्रभुत्व हासिल कर लिया। अब जैसे आपने ये एक जगह है पूरी, ये हो गए यहाँ पर आपके मुगल, ठीक है, ओवरऑल मुगल का कंट्रोल है। ये उनके अलग अलग मनसबदार हैं, सूबेदार हैं अलग अलग एरिया के, ठीक है, अलग अलग एरिया के ये हो गए। मुगलों का कंट्रोल इन सब के ऊपर है। अब मुगल आपस में ही इतना ज़्यादा इनकी ही होने लगी थी, तो ये इन मनसबदारों पे इन पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इंडिविजुअल सूबेदार बने हुए थे काफ़ी पावरफुल हो गए। पावरफुल कैसे हो गए, इन्होंने रेवेन्यू हो गया, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, मतलब दीवानी हो गई या फौजदारी हो गई, वो इनके अंडर में आ गई। इससे क्या हुआ, इससे इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स मिल गई। अब जब किसी के हाथ में, अब कोई किसी का इसके ऊपर राज है, उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, तो राज तो उसका चलेगा, ठीक है। अब जितने भी गवर्नर्स थे कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंस। अब इन्होंने इसके ऊपर, मतलब जो जो राज्य को इंडिविजुअली मिले हुए थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा अपना एक तरीके से राज कर लिया कि जो यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, मतलब यहाँ का जो एक तरीके से कर होता था, मुगलों को जो जाता था, उसमें कमी आ गई, कमी आनी शुरू हो गई। अब जितने भी आपके किसान हो गए या ज़मींदार हो गए, इन जो अलग अलग हिस्से में रहते थे नॉर्थन और वेस्टर्न इंडिया के, वहाँ तक भी ये सारी चीज़ प्रॉब्लम्स होती या जो चल रहा था वो सब पहुँच गया। अब मतलब ये टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे, ये कंडीशन हो गई थी। एट अदर टाइम दे वर अटेम्प्ट ऑफ पावरफुल कैप्टन्स और कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन। अब क्या था, ये जितने भी पावरफुल मुखिया थे इनके साथ में भी इनकी आपस में काफ़ी एक तरीके से टकराव होता था। अब जितने भी मुगल अथॉरिटी थी वो चैलेंज करती थी पहले भी इन लोगों को, लेकिन आज की डेट में क्या होता था, जब वो उनको चैलेंज करती थी, क्योंकि ये लोग इस टाइम पे पावरफुल हैं, ये यहाँ पे इसको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना इसकी मानेंगे, तो अब वो वाली कंडीशन जो थी वो चेंज हो गई थी। बट दीज ग्रुप्स नाउ वर एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। अब क्या करते थे, अब जैसे यहाँ के मुखिया लोग गए, अब जब इसे यहाँ पे ये टैक्स लेने जाते थे या किसी चीज़ कराते थे, तो ये डायरेक्टली उसको मना भी कर देते थे, क्योंकि ये जो यहाँ के सूबेदार थे ये उसके पावर में था। अब मुगल एम्परर, अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं, अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द प्रोविंशियल ऑफ गवर्नर लोकल चिफ्तान्स एंड अदर ग्रुप्स। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जितनी भी ये सारी चीज़ें थी ये आपके गवर्नर्स के हाथों में, मुख्य चिफ्तान्स के हाथों में या अदर ग्रुप्स के हाथों में, ये सब कुछ चला गया था। अब अगर आप आगे देखते हैं यहाँ पर, तो इन द मिडस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में जो रूलर था ईरान का नादिर शाह, उसने बहुत ही ज़्यादा बवंडर मचाया था दिल्ली में 1739 में, और बहुत ही इमेंस अमाउंट में वो यहाँ से वेल्थ लेकर गया, लूट के गया नादिर शाह। अब नादिर शाह का एक और था, उसको फॉलो करते हुए उसका ही एक रूलर था अहमद शाह अब्दाली, जिसने नॉर्थ इंडिया पर 5 बार अटैक किया था 1748 से लेके 1761 के बीच में। अब उस टाइम पे अगर हम देखते हैं हिस्ट्री में, अगर हम पीछे देखते हैं, तो इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोगों को 2 मिनट में मार काट दिया, हाथ काट दिए, आंखें फोड़ दी, तो ये सारी चीज़ें, मतलब इमोशंस नहीं थे, बहुत ही निर्दयता से वो लोगों को मारते थे। अब ये है नादिर शाह की फ़ोटो। अब जब इसने ये दिल्ली पर ये लूटपाट या खसोट मचाई थी, तो क्या हाल उसने किया था ये यहाँ पर बताया गया था जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। अब जैसे कि वो 60 लाख रुपये, 60 लाख रुपए ले गया, हज़ारों सोने के सिक्के ले गया, 1 करोड़ से भी ज़्यादा गोल्ड वेयर्स ले गया, 50 करोड़ की ज्वेलर्स ले गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले गया जो दुनिया में बेशकीमती थी, और तो और वो पीकॉक थ्रोन भी ले गया, ठीक है। अब उसने क्या कंडीशन कर दी, यहाँ पर ये बताया गया है कि पानी के लिए भी वो लोग तरस गए, जो स्टाइलिश क्लोथ्स पहनते थे इस टाइम पर उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर नहीं है, मतलब उसने इतनी गंदी कंडीशन कर दी थी दिल्ली की। अब अगर हम आगे देखते हैं, ऑलरेडी अंडर सेवरल प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। अब क्या हुआ, हर तरफ से प्रेशर आ रहा था, जो एम्पायर थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब
एक तरीके से वीक हो गए थे, तो जितने भी ये ग्रुप थे उनसे वो डायरेक्टली कंपटीशन या लड़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। दे वर डिवाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। तो इससे क्या हुआ, वो 2 मेजर ग्रुप्स में आपके डिवाइड हो गए। 2 मेजर ग्रुप्स कौन से हुए आपके, एक तो हो गया आपका ईरानीज और दूसरा आपका हो गया तुरानीज। ठीक है, एक हो गया आपका ईरानीज, एक हो गया आपका तुरानीज। अब लंबे समय के बाद द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ ईदर वन ऑफ अदर दोज पावरफुल ग्रुप्स। अब ये क्या हो गया, जो मुगल एम्परर थे ये किसके हाथों की कठपुतलियां बन गए, जो उस टाइम पर पावरफुल ग्रुप्स बने थे उनके हाथों की कठपुतलियां बन गई ये मुगल एम्परर। अब अगर आप आगे देखते हैं, द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमलाइजेशन केम टू, और सबसे ज्यादा जो एक निर्दयता जो फैली थी वो किसके उसमें होती, मुगल एम्परर फर्रुख शाह हो गए और आलमगीर हो गए सेकंड। अब 2 और थे, अहमद शाह एंड द शाह आलम वर ब्लाइंडेड बाय देयर नॉवेल्स, और मतलब इन दोनों को तो अंधा ही कर दिया गया था इनके नॉवेल्स ने। तो मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके की क्रूरता उस टाइम पर ये लोग करते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, अब मुगल एम्पायर का जो पतन हो रहा था, जितने भी गवर्नर्स थे वो सत्ता में काफी उभर रहे थे, मतलब बहुत पावरफुल हो रहे थे, आपके सूबेदार हो गए या ग्रेट जमींदार्स हो गए, इन्होंने अपनी अथॉरिटी को अलग अलग पार्ट्स में काफी ज्यादा एक तरीके से पावरफुल बना लिया था। जैसे कि आपका अवध हो गया, बंगाल हो गया, आपका हैदराबाद हो गया। ठीक है, अब अगर आप आगे देख लेते हैं, ये आपके फर्रुख शाह की है इमेज, रिसीव्ड अ नॉवल इन कोर्ट, मतलब इस तरीके से थे। और ये लोग अब जैसे पावरफुल में आ गए तो इन्होंने इन्हीं की ही कंडीशन खराब कर दी बहुत ज़्यादा। अब अगर आप आगे देखते हैं तो अब बात करते हैं हम राजपूत्स की। राजपूत का क्या हिसाब रहा था, मैनी राजपूत किंग, जितने भी राजपूत राजा थे, दे बिलोंगिंग टू अंबर एंड जोधपुर, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ज़्यादातर आपका अंबर से और जोधपुर से। दे हैव सर्व्ड अंडर द मुगल विद डिस्टिंक्शन। अब ये क्या था, मुगलों के अंडर में, जैसे कि मुगलों ने अपना अपना राज करना शुरू किया था तो उन्होंने राजपूतों पर भी अपना राज किया था। अब ये लोग क्या करते थे, जैसे इन्होंने किसी राजपूत को अपने अंडर में ले लिया, यहाँ पर हो गए आपके ये मुगल, ठीक है, इनके अंडर में ये हो गए आपके राजपूत, इनके एरिया को मुगलों ने अगर अपने अंडर में ले लिया तो ये मुगल क्या करते थे कि यहाँ पर इतने पोर्शन पे तो राज आपका राजपूत का ही रहेगा, लेकिन यहाँ का कुछ कर, एक हिस्से का टैक्स या एक हिस्सा किसी भी चीज का आप मुगलों तक पहुंचाएंगे, राज आपका ही चलेगा यहाँ पर। ये वाली इनकी यहाँ पर कंडीशन थी। तो उसको क्या कहा जाता था, उसको वतन जहागीर कहा जाता था। इन 18th सेंचुरी, अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एशियन रीजन। अजीत सिंह जो थे जोधपुर के राजा, वो काफ़ी इन्वॉल्व थे मुगल कोर्ट्स के जितने भी एक फैक्शनल डिसीजन होते हैं या पॉलिटिक्स होती हैं उन सब में। दीज इन्फ्लुएंस राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा। अगर हम राजपूत फैमिलीज की बात करते हैं तो इनको सूबेदारी दिली गई, गुजरात की हो गई या मालवा की हो गई। इसमें जो थे आपके राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, वहाँ के जो राजा थे, इनको गवर्नरशिप दी गई गुजरात की, और जो सवई राजा जयसिंह थे अंबर के, उनको गवर्नर बनाया गया मालवा का। अब दीज ऑफेंस वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांदार शाह, और जो जहांदार शाह थे 1713 में, उनकी जो एम्परर थी उसको भी रिन्यू किया गया। दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज इन सीजिंग पोजिशन इन द एम्पेरिकल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये इनका वतन है, इसके अब ये देख रहे थे कि हम जितने भी आसपास के इलाके हैं इन पर किस तरीके से अपनी इस टेरिटरी को बढ़ाया जाए। अब नागौर वॉज कंकर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर वाइल अम्बेर सीज लार्ज पोजीशन ऑफ बूंदी। अगर हम नागौर की बात करते हैं तो उसने जोधपुर तक अपना राज को फैलाया और जो अंबर था बूंदी तक उसने फैलाया। अब सवाई राजा जयसिंह जो थे, इन्होंने अब जयपुर को अपनी कैपिटल बनाया। इन्होंने आगरे की भी सूबेदारी इन्हें मिली 1722 में। जो मराठा कैंपेन थे राजस्थान के फ्रॉम 1740 पुट सर्व प्रेशर ऑन दीज पार्टिसिपेटर एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। अब कुछ मराठा जो थे वो मुगलों के अंडर में नहीं आए थे। अब उन्होंने क्या किया, और जो ये राजपूत थे जो मुगलों के अंडर में इस तरीके से आ गए थे, वो उनके भी खिलाफ थे जो मराठास थे। अब यहाँ पर अगर आप देते हैं, मैनी राजपूत चिफ्तान्स बिल्ड आर नंबर ऑफ फोर्ट इन हिल टॉप विच बिकेम द सेंटर ऑफ पावर। अब ये क्या कहते हैं, ये ऊंचाई पर बहुत बड़े बड़े एक किले भी बनाते थे। अब उसमें क्या था, किले में हर तरीके की फैसिलिटी अंदर ही थी, क्योंकि ये इतने बड़े थे, जैसे कि आपका टेम्पल हो गया, आपका ट्रेडिंग सेंटर हो गया, आपका पानी हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें ही किले के अंदर हो जाती थी, जिससे कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम
ना हो। जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ये है राजस्थान में, यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज बनी हुई हैं किले के अंदर ही, जैसे कि आपके पॉन्ड हो गए, वेल हो गए, स्टेप वेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं राजा जयसिंह की, जो कि जयपुर के थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जयसिंह, एक पर्शियन में ये राजा जयसिंह के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो राजा जयसिंह थे, ये इनकी एक समय पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा, ये 12 साल तक आगरा के गवर्नर रहे और मालवा में 5 से 6 साल तक रहे। इनके इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करी, आर्टिलरी या ग्रेट वेल्थ, बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा एक तरीके से कमाया या जमा करा। ही स्वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू बैंक ऑफ द नर्मदा, इन्होंने दिल्ली से लेके नर्मदा तक अपनी राज्य को भी फैलाया था। ये आप यहाँ पर इमेज दे सकते हैं जंतर मंतर जयपुर की, अगर आप कभी गए हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो सवाई जयसिंह थे, ये अंबर के जो राजा थे, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इनका साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी झुकाव था। तो इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बनवाई, जो कि आपका दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, जिसको किसके नाम से जाना गया, आपका जंतर मंतर के नाम से जाना गया। अब इसमें क्या क्या था, इसमें बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, जितनी भी हैविली बॉडीज़ होती हैं उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा आपको नहीं पता। अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप चैप्टर्स साथ ही साथ पढ़िए और साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज भी करते रहिए। पीवाईक्यूज जो मैंने कराए हुए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 डे की वो सीरीज़ है, आप जितनी बार उसे देख सकते हैं आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी के पीवाईक्यूज में दोबारा भी आपको रिवीजन के टाइम पे अभी कराऊंगी, और मोस्ट प्रोबेबली हम आपका नवंबर 2nd वीक से मैं रिवीजन आपका स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं आपका सीजिंग इंडिपेंडेंस ये क्या है। अब बात करते हैं सिख के बारे में। जो सिख थे वो एक रीजनल कम्युनिटी के बारे की तरह उभरे थे, लेकिन के जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी भी एक, अगर आपको यहाँ पर सरवाइव करना है तो आपकी भी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए। तो उनकी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी थी वो आपकी 17th सेंचुरी में बनी थी। ये हेल्प इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब, जो कि पंजाब में एक तरीके से बिल्ड हो गई थी। सेवरल बैटल्स, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ थी वो लड़ी गई गुरु गोविंद सिंह के टाइम पर, राजपूत के खिलाफ, मुगल रूलर्स के खिलाफ। मतलब जो आपकी जो खालसा की स्थापना हुई थी 1699 में, उससे पहले भी, स्थापना होने से पहले भी और स्थापना होने के बाद भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। जब 1708 में खालसा अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी ने गया, तो वो अब किसकी मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने मुगलों के अगेंस्ट रिवॉल्ट लिया था। किसके लीडरशिप के अंडर में, मतलब गुरु गोविंद सिंह के बाद में किसको लीडरशिप मिली, बंदा बहादुर शाह जी को लीडरशिप मिली थी। इन्होंने अपने सिक्के भी चलाए गुरु नानक जी के या गुरु गोविंद सिंह के नाम पर कि हमारी अपनी करेंसी होगी। इस्टेब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलज एंड जमुना, इन्होंने अपना खुद का राज इस्टेब्लिश किया सतलज से लेकर जमुना तक। अब जो बंदा बहादुर शाह थे उनको पकड़ लिया गया था 1715 में, और उनकी ये मृत्यु हो गई थी 1716 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी इमेज है महाराजा रंजीत सिंह की। आगे अगर आप देखते हैं, द सिख्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्थाज, मतलब जो सिख थे इन्होंने एक तरीके से ग्रुप्स बना दिए थे। उस ग्रुप्स को क्या कहते थे, ये जत्थाज कहते थे। एंड लेटर ऑफ मिसल देयर कंबाइन दीज फोर्सेज नोन एज द ग्रांड आर्मी, और इनकी जो ये आर्मी जो मिलाते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको दल खालसा कहा जाता था। द इंटायर बॉडी यूज टू मीट इन अमृतसर, और ये सारे लोग कहाँ पर मिलते थे, अमृतसर में मिलते थे। बैसाखी हो गया या दिवाली पर हो गया, और ये कलेक्टिव डिसीजंस लेते थे, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, ये क्या था, गुरमताज कहा जाता था। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये जो राखी का जो सिस्टम है यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑफरिंग प्रोटेक्शन ऑफ कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट्स ऑफ टैक्स, 20% जो टैक्स का होता उसके प्रोटेक्शन के लिए ये इन्होंने राखी का भी सिस्टम आपका स्टार्ट किया था। गुरु गोविंद सिंह एंड इंस्पायर्ड द खालसा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा जी को खालसा को इंस्पायर किया था विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज द रूल, राज करेगा खालसा। इनका जो एक तरीके से स्लोगन आप कह सकते हैं वो क्या था, राज करेगा खालसा। देयर वेल निट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्ड देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर फर्स्ट एंड देन टू आदम शाह अब्दाली। अब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पावरफुल थे कि मतलब
इन्होंने मुगलों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुली इन्होंने फेस किया था, जिसमें आपका आता है आदम शाह अब्दाली हु है सीज द रिच प्रोविनेंस ऑफ पंजाब, जिसको इन्होंने पंजाब में सीज कर लिया था, एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम मुगल्स। द खालसा डिक्लेयर देयर सेवरेज रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन। उन्होंने फिर से अपने सिक्कों को कहा था 1765 में, जो कि उसी तरीके के थे बिल्कुल जिस टाइम पर ये बंदा बहादुर के टाइम पर इन्होंने सिक्के निकाले थे। द सिख टेरिटरी इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस एंड जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। मतलब इनकी जो टेरिटरी थी वो इंडस से लेके जमुना तक थी, लेकिन वो डिवाइड हुई ये काफ़ी रूलर्स के बीच में। वन ऑफ देम, उनमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह। रिनोवेट देयर ग्रुप एंड एस्टेब्लिश देयर कैपिटल। इन्होंने लाहौर में अपनी कैपिटल जमाई 1799 में। ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जब तक ये थे ना राजा रंजीत सिंह, तब तक मुगलों की हिम्मत नहीं थी कि ये उनके ऊपर हमला कर सके या अटैक कर सकते। ये इतनी इनकी पावर थी उस टाइम पर। अब अगर आगे देखते हैं, यहाँ पर इनकी शिवाजी के बारे में ही लिखा हुआ है। मतलब ये कुछ नाम आपने भी सुने होंगे, जैसे कि ये महाराजा रंजीत सिंह हो गया या शिवाजी हो गया। मतलब इनकी इतनी पावर थी कि मुगल इनके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाते थे। अब अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं मराठास की। ये एक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हम पार्टी कह सकते हैं। मराठा किंगडम वॉज इस्टेब्लिश बाई छत्रपति शिवाजी महाराज। 1630 में ये इस्टेब्लिश किया गया किसके अंडर में? छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में। जो मराठा किंगडम था वॉज अनदर पावरफुल रीजन किंगडम टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेन अपोजिशन ऑफ मुगल रूलर। मतलब मुगलों के खिलाफ जो एक पावरफुल रीजन था वो मराठा किंगडम था। शिवाजी की अगर हम बात करते हैं, क्रेव्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज। मतलब वो बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। हाईली मोबिल प्लीजेंट पार्टीज, कुनबीज जिनको कहते थे, प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ मराठा। ये आर्मी, मराठा आर्मी की वो बैकबोन थी। शिवाजी यूज देयर फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिनसुला। अब शिवाजी तो थे, ये चैलेंज करते थे मुगलों को पेनिनसुला में। आफ्टर शिवाजी इज डेथ, शिवाजी की मृत्यु के बाद जो उनकी इफेक्टिव पावर इन मराठा स्टेट वॉज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्तपावन ब्राह्मणन हु सर्व शिवाजी सक्सेस एज अ पेशवा। मतलब शिवाजी जी की मृत्यु के बाद में जो एक और नाम आता है आपका ब्राह्मणा, उन्होंने शिवाजी की इस चीज़ को पेशवा को आगे कंटिन्यू किया था। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। जो मराठा किंगडम की कैपिटल कौन सी थी? पूना। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके टाइमिंग लिखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी का था 1630 से लेकर 1680। छत्रपति संभाजी हो गया 1681 से लेकर 1679 तक। राजा राम हो गए, उनका टाइम लिखा हुआ है। महाराजा ताराबाई हो गई या शक्कू महाराज हो गए। ये सारे यहाँ पर इनका डिटेल हो गया कि मराठा में किसके बाद कौन कौन आया था। अंडर द पेशवाज, इनके पेशवा के अगर हम अंडर की बात करते हैं तो मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंडर में मराठास की एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुई। देयर सक्सेस ले बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल, by raiding cities and engaging Mughal armies in area where their supply line and reinforcement could be easily disturbed। अब ये लोग क्या करते थे मराठास, ये एक तरीके से जितनी भी एक पाइपलाइन सप्लाई लाइन हो गई मुगलों की, जहाँ से वो अपना व्यापार करते थे, उसी को ही तोड़ देते थे। बिटवीन 1720 से लेकर अगर हम 1761 तक की बात करते हैं, जो मराठा एम्परर था वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ। द ग्रेजुअली क्लिप्ड अवे इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मालवा एंड गुजरात वर सीज फ्रॉम द मुगल्स। मालवा और गुजरात मुगलों के कब्जे में आ गए थे 1720 में, लेकिन 1730 में मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर दक्कन पेनिनसुला। ही पासिस द राइट टू ले चौथ एंड सरदार देशमुखी इन द इंटायर रीजन। मतलब आप देख सकते हैं कि मराठा कितने पावरफुल थे और किस तरीके से पावरफुली उन्होंने मुगलों के साथ फेस की हैं सारी चीज़ें। आफ्टर राइडिंग दिल्ली 1737 की अगर हम बात करते हैं, दो फ्रंटियर मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली। मतलब मराठास का जो है ये काफ़ी ही रैपिडली एक्सपेंड हुआ इनटू राजस्थान एंड टू पंजाब द नॉर्थ। पंजाब, राजस्थान से लेके पंजाब तक और बंगाल से लेके उड़ीसा तक इन द ईस्ट में, इनटू कर्नाटका एंड तमिल एंड तेलुगु काउंट्रीज इन द साउथ, जो कि आपने मैप 1 में देखा था। मैप 1 में स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना आपको, फिर से अगर आप देखें यहाँ पर मैप 1 में जो हमने बात करी थी आपकी मराठास की, ये तो मैप 2 है।
ये आपका मैप 1 है। मैप 1 में जो हमने मराठास की बात करी थी, ये कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा था, इधर आपका ये हैदराबाद हो गया, इधर बंगाल हो गया, इधर अवध हो गया, किस तरीके से ये आपका एक्सपेंड हुआ है मराठास के जब जब पावर में आए थे। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये चैप्टर थोड़ा ही है, मतलब एक 5 मिनट में और ज़्यादा हो जाएगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर एक ही बार में करा रही हूँ, क्योंकि चीज़ें फ्लो में रहती हैं। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठास एम्पायर बट वर मेड बाई पुट ट्रिब्यूट टू द वे ऑफ accepting Marathas' sovereignty. Expansion brought emergent resources, but it came to a price. These military campaigns also made other rules of holistic towards the Marathas. As a result, they were not inclined to support the Marathas during the third battle of Rajput. अब इन मराठास ने क्या किया? अब मराठास ये तो थे आसपास के, जैसे कि ये आपका मराठास का पोर्शन हो गया, आसपास की जितनी भी टेरिटरीज थी, इन्होंने क्या करा, किसी भी जगह को एक तरीके से जैसे कि नादिर शाह ने एक तरीके से क्रूरता दिखा के सब कुछ बर्बाद करा था ना, ऐसा कभी इन्होंने मराठास ने नहीं करा। मतलब उन्होंने उस पर राज किया, जहाँ से जितनी वसूली हो सकती थी वो सब करी, लेकिन उसको बर्बाद नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, जैसे कि ये मराठा हो गया, अब इनके राज में अगर आप अटैक करेंगे तो ये तो आपसे नाराज हो ही जाएंगे, क्योंकि भाई आपने अटैक करिए, अब आप हमें इतना कर दीजिए, या इतनी सारी आपकी चीज़ें बनती हैं वो उसमें थोड़ा सा दीजिए। तो ये जितने भी राजा थे ये सब मराठास के खिलाफ हो गए। मतलब मराठास ने धन दौलत पैसा वेल्थ बहुत कमाई, लेकिन एक तरीके से दोस्ती हो गई या सपोर्ट नहीं कमा पाए वो लोग। तो उसका नतीजा उन्हें क्या दिखा, जब वो तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी मराठास में, तो मराठास के सपोर्ट में कोई नहीं आके खड़ा हुआ। ये उनको तब रियलाइज हुआ। इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया। अब अगर हम आगे देखते हैं, alongside endless military campaign, the Marathas developed a effective administration system as well. मराठास का बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी था। वंस conquest has been completed and Marathas rule was secure, revenue demand were gradually introduced, taking local condition into account. अब वो ये क्या करते थे, जैसे ही किसी पर राज करते थे तो ऐसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं मांग लेते थे, पहले उसकी सारी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करते थे, क्या यहाँ की एग्रीकल्चर का है, कितना यहाँ पे टैक्स वसूला जाता है, उसके बाद ही वो डिमांड करते थे कि हमें आपसे इतना चाहिए, जब वो पहले उसके बारे में पता कर लेते थे। Agriculture was encouraged and trade review the allow Marathas chief sardars like Sindhia Gwalior, Giwad of बड़ौदा, बंसौली ऑफ नागपुर एंड रिसोर्सेज ऑफ देश पावरफुल आर्मीज। ये जगह जगह पर इन्होंने इनकी काफ़ी पावरफुल आर्मीज हो गई थी। मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी ऑफ द रीजन। अगर हम उज्जैन की बात करते हैं, एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर। जो एक तरीके सिंधियाज के अंडर में उज्जैन एक्सपेंड हुआ था, होलकर के अंडर में इंदौर। By all account, these cities were large and prosperous, functions as important commercial and cultural center। और ये बहुत ही ज़्यादा important commercial और cultural center भी बने थे। नए नए ट्रेड रूट्स बनने लगे थे अलग अलग एरियाज में मराठास के द्वारा। जो कि आपका सिल्क प्रोड्यूस होता था चंदेरी में रीजन में, वो अब आपका पुणे में भी मिलने लगा था, जो मराठा कैपिटल थी। और बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत के बीच में जो एक तरीके से व्यापार हो रहा था उसमें आ गया था। नाउ एक्सपेंडेड बढ़ गया था इन हिंटरलैंड एंड इंक्लूड पूना एंड नागपुर के बीच में, जो कि आपका साउथ में, लखनऊ से लेके इलाहाबाद तक, जो कि आपका ईस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो आपने मराठास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, आपने ये राजपूत के बारे में अच्छे से समझ लिया, आपने मराठा हो गया आपका। अब जो एक और पॉलिटिकल पार्टी आती है वो आती है आपकी जाट। अब ये जाट क्या थे, लाइक द अदर स्टेट, बाकी अदर स्टेट्स की तरह ही द जाट कंसोलिडेटेड देयर पावर। उनकी भी लेट 17th और 18th सेंचुरी के बीच में ये लोग भी काफ़ी पावर में आए थे अंडर देयर लीडर्स चूरामन के लीडरशिप में। दे एक्वायर कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड इन वेस्ट इन द सिटी ऑफ दिल्ली। वेस्ट दिल्ली से लेके आपका ये काफ़ी कंट्रोल में इनका रहा था। They had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra। मतलब इनका जो ज़्यादातर राज चला वो दिल्ली और आगरा के बीच में रहा। For a while they become a virtual custodians of the city of Agra। अब अगर हम जाट की बात करते हैं, वर prosperous agriculturists थे। टाउन लाइक जैसे कि आपका पानीपत हो गया या आपका बालाभाग घर हो गया, बिकम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे इन एरियाज के बीच में जिनके ऊपर इनका राज था।
अब इनके अंडर में अगर हम बात करते हैं सूरजमल सिंह का, जो कि राज करते थे, इनका राज था भरतपुर एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में उभरा था उस टाइम पर। वह नादिर शाह शेख दिल्ली, जिस टाइम पे नादिर शाह ने दिल्ली में एक तरीके से ये क्रूरता दिखाई थी 1739 में, मैनी ऑफ द सिटीज नोबल नोटेबल टुक रिफ्यूज देयर हिज सन, उनका जो बेटा था जहांगीर शाह, 30,000 तोप हिज ओन, उसकी 30,000 तोप थी, एंड हायर्ड 20,000 और मराठा से उसने लीजिए 15,000 सिख तोप हो गई थी मुगलों से फाइट करने के लिए। वाइल द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ड इन द फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल, जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल में भरतपुर फोर्ट बनाया गया था। एट दिग्दा जाट बिल्ड एन इलेबरेट गार्डन पैलेस कंबाइंड स्टाइल सीन एन अंबर एंड आगरा। इट्स बिल्डिंग व मॉडल एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां। मतलब जो ये बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई थी, ये एक तरीके से रॉयल्टी शो कर रही थी इनकी। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपने राजपूत के बारे में पढ़ लिया है, आपने मराठास के बारे में पढ़ लिया है, आपने जाट के बारे में पढ़ लिया, आपने मुगलों के बारे में पढ़ लिया। ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब जब आप क्लास 8th की हिस्ट्री करेंगे तो उसमें आप पूरा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए थे, किस तरीके से उन्होंने अपना राज करना शुरू किया था स्टेप बाय स्टेप, ये सारा कुछ जो आप है ये आपका क्लास 8th वाली हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आपको क्लास 6 से लेके क्लास 7th का, क्लास 6, क्लास 7 और आपकी PYQ की सीरीज़, और अगर आप हिंदी मीडियम से आप चाहते कि आपकी बुक भी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो हिंदी में ही मैंने पढ़ाई हो, तो हिंदी की बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं, अभी भी समय है। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका CTET का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।